सो हे वन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस आप लोग के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे ग्रुप डी 2025 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का ब्रह्मा सीरीज लेकर आई हूँ, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड कोशिश करिएगा नोट बनाने का, क्योंकि गाइस नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कोशिश करिए नोट बनाइए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है रिविजन करना। तो जितना ज्यादा आप नोट बनाएंगे वही चीजों को नोट करेंगे जो चीज आपको पता नहीं है एंड उसको रिवीजन करिए। तो गाइस आपकी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर आउट होती जाएगी और आपको बहुत ज्यादा ये हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जलमार्ग जो 1 है गाइज, इस पे कौन सा बंदरगाह स्थित है। चेन्नई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, कांडला बंदरगाह या फिर हल्दिया बंदरगाह। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हल्दिया बंदरगाह। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको एक एक करके क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारत का सबसे लंबा जलमार्ग अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका वही है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये क्या है, सबसे भारत का सबसे लंबा भारत का सबसे लंबा जलमार्ग। ठीक है, भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये जो जलमार्ग है गाइस, याद रखिएगा ये कौन सी नदी प्रणाली पर आधारित है। तो ये गंगा, भगीरथी और हुगली नदी पर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये किस पर है गाइस, गंगा, भगीरथी भगीरथी और हुगली नदी पर इसे विकसित किया गया। ठीक है, और हुगली नदी पर विकसित किया गया। ठीक है, विकसित किया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है गाइस कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये राष्ट्रीय जलमार्ग जो है इसकी कुल लंबाई कितनी है, जलमार्ग 1, ठीक है ना, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इसकी कुल लंबाई। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है इसकी कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर। ठीक है ना, 1620 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि ये कौन से दो राज्यों को जोड़ता है गाइस, तो ये भी आपको याद रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा ये जो जोड़ता है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो याद रखिएगा प्रयागराज से हल्दिया तक। ठीक है ना, प्रयागराज से प्रयागराज प्रयागराज से हल्दिया तक, हल्दिया तक। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, ऐसे पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी इस प्रश्न को आप लिख लीजिएगा कि ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है ये राष्ट्रीय जलमार्ग 1। तो याद रखिएगा ये जो है भारत के 14 राज्यों से होकर गुजरता है, 14 राज्यों से होकर 14 राज्यों से होकर सॉरी राज्यों लिख रहे हैं, 14 शहरों से होकर गुजरता है। ठीक है, राज्य मैंने लिख दिया, इसे इरेज कर देते हैं। ये कितने शहरों से होकर गुजरता है गाइस, तो याद रखिएगा ये 14 शहरों से होकर गुजरता है, 14 शहरों से होकर गुजरता है। ठीक है, ये मैं पहले भी बोली हूँ कि ये उतना पूछा नहीं जाता है लेकिन कभी पूछ दे तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 में जो है आपको ध्यान रखना है जैसे इसका रख रखाव कौन करता है। तो एक है, याद रखिएगा कौन सी संस्था है, ये है भारतीय अंतर्देशीय भारतीय अंतर्देशीय ठीक है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, जलमार्ग प्राधिकरण करण। ठीक है, तो ये मतलब कि ये संस्था है जिसका ये रख रखाव करता है, इसका ये करता है। तो इसकी स्थापना कब हुई है ये पूछा जाता है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की जो है अगर बात किया जाए कि इसकी स्थापना कब हुई है, स्थापना, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुआ है 1986 में,
1986 में, 1986 में। अगर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे गाइस, तो इसे हम कहेंगे गाइस इनलैंड वाटर वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो है ये आपको ध्यान रखना है, अगर इसकी स्थापना जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बागुरुम्बा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बागुरुम्बा कर्नाटक का है, असम का है, केरल का है या फिर तमिलनाडु का है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये असम का है, ठीक है। अब बागुरुम्बा लोक नृत्य के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सबको एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि बागुरुम्बा नृत्य को जो है कौन से नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिएगा इसे तितली, तितली नृत्य भी कहा जाता है, तितली नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है, पहला पॉइंट ये हो गया। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है ये नृत्य, तो गाइस याद रखिएगा ये जो है लोक नृत्य, तो याद रखिएगा बोडो जनजाति द्वारा, बोडो जनजाति द्वारा, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस कि आपसे पूछा जाए कि ये नृत्य जो है किस उत्सव के दौरान किया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा ये नृत्य जो किया जाता है ये बैसागु, ठीक है ना। याद रखिएगा एक बैसागु है, बैसागु उत्सव के दौरान किया जाता है, बैसागु उत्सव, उत्सव के दौरान, उत्सव के दौरान ये नृत्य किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। एकदम स्पष्ट लिख रही हूँ गाइस, प्लीज नोट जरूर करिएगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो नोट बनाने में, इसलिए पूरा एकदम स्पष्ट लिख दे रही हूँ, ठीक है ना। और याद रखिएगा गाइस ये जो बैसागु उत्सव जो है गाइस, याद रखिएगा ये बैसागु उत्सव, ये आपको ध्यान रखना है ये जो है बोडो जनजाति का नववर्ष है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बोडो जनजाति का नववर्ष कौन सा है, तो याद रखिएगा बैसागु उत्सव, बैसागु उत्सव, याद रखिएगा ये क्या है गाइस, याद रखिएगा बोडो जनजाति का नववर्ष, बोडो जनजाति का, बोडो जनजाति का नववर्ष है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ये हो गया आपके बागुरुम्बा नृत्य से, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम अगर बात करें कि असम के और से लोक नृत्य के बारे में, तो असम का और कौन कौन सा नृत्य है, तो जैसे अगर मैं बात करूँ बिहू, बिहू जो है ये किस राज्य का है, तो बिहू असम का हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ नट पूजा, नट पूजा किस राज्य का हो गया, ये भी असम का है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इससे याद रखिएगा आपका अंकिया नाट, अंकिया नाट जो है ये कहाँ का है, अंकिया, अंकिया नाट ये अभी आपके असम का है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका कौन सा हो गया गाइस, तो और याद रखिएगा बिछुआ, ठीक है ना। बिछुआ जो है ये कहाँ का है गाइस, तो याद रखिएगा बिछुआ जो है ये भी आपके असम का लोक नृत्य है, ठीक है ना। तो ये सारे जो है असम के लोक नृत्य है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि किस गैस का उपयोग बल्ब में किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि बल्ब में जो है किस गैस का उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का या फिर आर्गन का। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्गन का किया जाता है, और नाइट्रोजन का भी किया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन का कभी कभी किया जाता है। लेकिन अगर बात करें सबसे ज्यादा किसका उपयोग किया जाता है बल्ब में, तो याद रखिएगा आर्गन का। अब याद रखिएगा इस गैस का उपयोग करने से जो है ये क्या होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा बल्ब में अगर गैसों का जो उपयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है गैस, तो याद रखिएगा इसमें जो है ये क्या करता है, ये जो है निष्क्रिय जो गैस होती है आर्गन जो है ये आपकी कैसी गैस है, तो ये निष्क्रिय गैस है, निष्क्रिय, निष्क्रिय गैस है। और निष्क्रिय गैस है जिससे क्या होता है, ये जिससे क्या होता है फिलामेंट जो होता है वो खराब नहीं होता है। अब फिलामेंट क्या होता है ये भी मैं समझाती हूँ, जिससे फिलामेंट, फिलामेंट खराब नहीं होता है, खराब नहीं होता है, ठीक है ना। फिलामेंट पहले मैं आपको समझा देती हूँ,
मान लीजिए जैसे कि आप यहाँ पे जो है आप ऊपर स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे ये बल्ब का, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। मान लेते हैं ये आपका एक विद्युत बल्ब है, ठीक है ना। ड्राइंग मेरी थोड़ी खराब है तो उस पे मत जाइएगा। मान लेते हैं ये विद्युत बल्ब है, ठीक है ना। आप जो रेड कलर का बल्ब जो देखते होंगे जो 10-20 रुपया में देता है मार्केट में, जो रेड कलर का बल्ब आता है उसको आप ध्यान से देखेंगे तो उस बल्ब में एक ऐसे ऐसे करके ये रहता है और इसी के थ्रू जो है ये रोशनी आता है बल्ब में, ठीक है ना। बाकी ये सारे तो कांच के रहते हैं, ये सारे तो कांच के बने होते हैं। ये जो होता है यही जो बना होता है ना, ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फिलामेंट। इसको कहते हैं फिलामेंट कहते हैं। और इस कभी कभी जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वो कौन सी धातु से बना होता है, तो याद रखिएगा ये टंगस्टन से बना होता है। क्योंकि टंगस्टन बहुत ज्यादा मजबूत होता है, ताकि अधिक हीट की वजह से ये जो है खराब ना हो, तो इसलिए इसे टंगस्टन से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ये समझा रही हूँ कि गैस का उपयोग क्यों किया जाता है। तो आर्गन गैस का इसलिए किया जाता है क्योंकि ये निष्क्रिय गैस होती है और जिससे जो है ये विद्युत बल्ब का जो ये फिलामेंट है ये खराब नहीं होता है, ठीक है। और ये खराब नहीं होगा तो बल्ब फ्यूज वगैरह नहीं होगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये जो क्या करता है, इसके अलावा इसके अलावा दूसरा पॉइंट आप एक और याद रखिएगा। इसके अलावा जो है गैस क्या करती है, जो फिलामेंट को जो है गैस याद रखिएगा, फिलामेंट को ऑक्सीकरण से बचाती है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑक्सीकरण से ऑक्सीकरण से बचाती है, ठीक है। तो आपको मैं ये समझा दी कि जो बल्ब में जो गैस का उपयोग होता है वो क्यों होता है। तो याद रखिएगा इसलिए होता है क्योंकि ये फिलामेंट को खराब नहीं होने देता है। दूसरा ये ऑक्सीकरण से बचाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा तापमान दे सके और किसी भी जितना भी फिलामेंट गर्म होगा, यानी जितना ज्यादा फिलामेंट गर्म होगा रोशनी भी उतना ही देता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या गैस में गैस का जो उपयोग होता है जैसे सिर्फ आर्गन का ही उपयोग होता है या और भी उपयोग की जाने वाली गैस है जो विद्युत बल्ब में उपयोग होती है। तो बिल्कुल और भी गैस है, तो यहाँ पे हम देखेंगे और कौन कौन सी गैस है जो विद्युत बल्ब में उपयोग होती है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन, मैंने बोला भी कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा जो होती है वो आर्गन ही होती है, ठीक है ना, यही याद रखिएगा। नाइट्रोजन होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है क्रिप्टॉन होती है, यूज क्रिप्टॉन होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जेनॉन होती है, ठीक है ना, जेनॉन होती है, ठीक है। और एक और याद रखिएगा, और कौन सी होती है, जेनॉन हो गई और एक याद रखिएगा एक होता है आपका नियॉन, नियॉन। अब इस सब का काम क्या होता है मैं वो भी समझा देती हूँ, ठीक है ना। इसका भी हम एक एक करके सारा पॉइंट देखेंगे। नाइट्रोजन, जैसे मैंने बोला कि आर्गन जो है ये फिलामेंट को क्या है, ऑक्सीकरण से बचाती है। आर्गन का काम क्या होता है, ये फिलामेंट को ऑक्सीकरण से बचाती है, यानी क्षति से बचाती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये जो है याद रखिएगा ये नाइट्रोजन जो है ये क्या करता है, नाइट्रोजन जो है ये दबाव बनाने में यानी कि प्रेशर बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि नाइट्रोजन क्या करता है, दबाव बनाने में मदद करता है, दबाव बनाए रखता है, ठीक है। बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्रिप्टॉन, तो क्रिप्टॉन क्या करता है गाइस, क्रिप्टॉन का जो गैस का यूज किया जाता है क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो है रोशनी को जो है बहुत ज्यादा अधिक जो है ये स्पष्ट बनाता है, यानी कि क्लियर बनाता है। तो याद रखिएगा ये इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है रोशनी को अधिक स्पष्ट बनाना, रोशनी को अधिक स्पष्ट बनाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा हो गया गाइस, और हो गया आपका जेनॉन। जेनॉन क्या करता है गाइस, तो जेनॉन करता है जो ये क्या करता है, नीली सफेद रोशनी देता है। तो नीली सफेद रोशनी जो आती है वो किसकी वजह से आती है, ये आती है जेनॉन की वजह से, नीली सफेद रोशनी देता है, रोशनी रोशनी देता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जेनॉन नियॉन की, तो नियॉन क्या करता है गाइस, नियॉन जो है ये क्या है, याद रखिएगा ये जो है रंगीन रोशनी देता है, ठीक है ना। तो रंगीन रोशनी किसकी वजह से होता है,
तो रंगीन रोशनी जो होता है ये नियॉन की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि किस गैस की वजह से कौन सा होता है। बेसिकली आपको जो मैंने समझाया है ये इतना पॉइंट आपको याद रखना ही है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि फुटबॉल मैच में अंतराल की अवधि कितनी होती है। तो अंतराल की अवधि पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अंतराल की अवधि कितनी होती है, 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट या फिर 30 मिनट। तो सबसे पहले हम फुटबॉल मैच की अवधि के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि फुटबॉल मैच की जो है वो कुल अवधि कितनी होती है, पहले तो आपको ये याद रखना है, कुल अवधि, ठीक है, कुल अवधि। तो फुटबॉल मैच की जो कुल अवधि होती है वो होती है 90 मिनट, 90 मिनट, ठीक है। 90 मिनट का होता है जिसमें से 45 मिनट, 45 मिनट का जो है दो हाफ होता है, ठीक है ना, 45 मिनट का जो है दो हाफ होता है। और इसके बीच का अंतराल पूछ रहा है, ठीक है ना, अंतराल कितना होता है। तो याद रखिएगा 45 मिनट का दो हाफ होता है, जिसके बीच का अंतराल कितना होता है, 15 मिनट का अंतराल होता है, 15 मिनट का, 15 मिनट का अंतराल होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो है 90 मिनट का कुल होता है। 45 मिनट का जो है ये क्या होता है, दो हाफ होता है, और जिसमें अंतराल कितना होता है, 15 मिनट का अंतराल होता है। तो ये हो गया फुटबॉल मैच की अवधि। इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि फुटबॉल मैच में जो है एक प्रत्येक टीम में जो है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा प्रत्येक टीम में खिलाड़ी की संख्या 11 होती है। प्रत्येक टीम, प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या, प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है गाइस, 11। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे जो फुटबॉल मैच है गाइस इसके मैदान के बारे में, ठीक है। तो मैदान के बारे में सबसे पहले इसके लंबाई और मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। तो सबसे पहले हम लंबाई के बारे में बात करेंगे, इससे याद रखिएगा मैदान की जो लंबाई होती है वो होता है 100 से लेकर के 110 मीटर, ठीक है ना। मैदान की लंबाई कितनी होती है, 100 से 110 मीटर। और वहीं अगर मैं चौड़ाई की बात करूँ तो चौड़ाई कितनी होती है, 64 से 75 मीटर, 75 मीटर। इसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो आपको ध्यान रखना है कि जो फुटबॉल मैच की जो सबसे बड़ी संस्था है वो क्या है, फीफा है, ठीक है ना। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए तो दूसरा प्रश्न आपको याद रखना है कि जो है पहला विश्व कप जो है ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है और कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा पहला विश्व कप, पहला विश्व कप, ठीक है। तो पहला विश्व कप हुआ था जो कि हुआ था 1930 में, ठीक है, 1930 में हुआ था। और कहाँ हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा उरुग्वे में हुआ था। कहाँ हुआ था, उरुग्वे में। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा एक बार आपसे प्रश्न पूछा गया था कि बीसी राय ट्रॉफी का संबंध किससे है गाइस। तो यहाँ पे जो है जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे जो है रेड कलर से इसको लिख करके और मैं ट्रॉफी का लिख देती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो तीन ट्रॉफी, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है ये किससे है गाइस, तो याद रखिएगा ये भी आपके जो है किससे है, फुटबॉल से है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा डूरंड, डुरंड कप जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो याद रखिएगा ये भी आपके जो है फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि किसे अब पृथ्वी के सौर मंडल के भीतर एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा किसे जो है एक ग्रह के रूप में अब नहीं माना जाता है। मंगल को नहीं माना जाता है, नेपच्यून को नहीं माना जाता है, यूरेनस को नहीं माना जाता है, या फिर प्लूटो को नहीं माना जाता है। तो गाइस याद रखिएगा जो अभी जो है आपके सौर मंडल में टोटल कितने ग्रह है? टोटल 8 ग्रह है। ठीक है, जिसमें से प्लूटो आपका ग्रह नहीं है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले प्लूटो को ग्रह माना जाता था, लेकिन आपको लिखना है कि जो 2006 में जो है अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ जो है IAU ने इसे क्या कर दिया था गाइस, इसे जो है ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। ठीक है ना, और इसे बौना ग्रह घोषित कर दिया है। तो पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले आपको याद लिखना है 2006 में अंतरराष्ट्रीय अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ IAU लिख देती, लेकिन क्या है ना कि फिर नोट बनाने में आप लोग को दिक्कत होता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ। खगोल अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने जो है गाइस देखिएगा इसे जो है बौना ग्रह की श्रेणी में रखा है। ठीक है, खगोल संघ ने बौना ग्रह की श्रेणी में बौना ग्रह की श्रेणी में रखा है। ठीक है, तो यानी 2006 से पहले जो है इसे भी सौरमंडल का एक ग्रह माना जाता था। ठीक है, लेकिन 2006 के बाद जो है इसे ग्रह नहीं माना जाता, इसे यह एक बौना ग्रह है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो आपको याद रखना है जो प्लूटो है आपका, प्लूटो जो है अगर आपसे पूछा जाए कि सौरमंडल का जो है सबसे प्रसिद्ध बौना ग्रह कौन सा है, याद रखिएगा, तो याद रखिएगा सौरमंडल का सबसे प्रसिद्ध बौना ग्रह आपका प्लूटो है। सौरमंडल का सबसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध बौना ग्रह। ठीक है, बौना ग्रह। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है जो आपका प्लूटो है गैस, याद रखिएगा प्लूटो के पास कितने उपग्रह हैं गैस, तो याद रखिएगा प्लूटो के पास जो है ये 5 उपग्रह, 5 उपग्रह हैं, 5 उपग्रह। अब कौन कौन से 5 उपग्रह है उसे देखते हैं। ठीक है, तो पहला आपको याद रखना है प्लूटो के 5 उपग्रह जो है, तो याद रखिएगा कौन कौन से है। हाइड्रा, हाइड्रा ये प्लूटो के उपग्रह हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये है आपका स्टिक्स, स्टिक्स। ठीक है, ये भी आपके प्लूटो के उपग्रह हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका है केरबेरस। ठीक है ना, केरबेरस ये भी प्लूटो का उपग्रह है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा है, सेरन, सेरन ये भी प्लूटो का उपग्रह है, सेरन। ठीक है, और लास्ट आपको याद रखना और कौन सा हो गया, निक्स। तो ये 5 जो है ये प्लूटो के उपग्रह हैं। ठीक है, और याद रखिएगा इसमें जो है सबसे बड़ा चंद्रमा प्लूटो का कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा है सेरन, सबसे बड़ा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो सौर ऊर्जा जो है ये जीवाश्म ईंधन पर निर्भर करती है, ये केवल रात में काम करती है, यह प्रदूषण रहित होती है, या इनमें से सभी। तो गाइज याद रखिएगा सौर ऊर्जा जो है ये आपका प्रदूषण रहित होता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपका सौर ऊर्जा है, ठीक है, सौर ऊर्जा के बारे में आपको याद रखना है कि आप देखते होंगे जो छत पे हम सोलर लगाते हैं, इस पे जो है सूर्य की रोशनी पड़ती है और यहाँ से हमें जो है बिजली प्राप्त होता है। तो ये हमारा कौन सा हुआ, ये जो है ये प्रदूषण रहित हुआ, यानी बिना कोई प्रदूषण के हमें ये प्राप्त हुआ। इसके अलावा जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सौर ऊर्जा से पूछा किया जाता है कि जो सौर ऊर्जा को जो है बिजली में बदलने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा फोटोवोल्टिक सेल्स का, फोटोवोल्टिक, फोटोवोल्टिक सेल्स। फोटोवोल्टिक सेल्स जो है ये क्या करती है गाइस, तो याद रखिएगा ये क्या करती है, सौर ऊर्जा को बिजली में बदलने का ये जो है करती है। ठीक है ना, सौर ऊर्जा को बिजली में बदलती है, सौर ऊर्जा को
बिजली में बदलती है। ठीक है। और ये जो है आपका जो है याद रखिएगा, ये जो आपका फोटो वोल्टिक सेल्स जो है याद रखिएगा, ये क्या करती है, सूर्य की रोशनी को जो है ये आपको ध्यान रखना है सीधे ये बिजली में बदल देती है बिना किसी इसका, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि सौर ऊर्जा के जो है आपको बताना है कि जो है शीर्ष उत्पादक राज्य कौन से, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखाऊंगी सौर ऊर्जा के शीर्ष उत्पादक, सौर ऊर्जा के शीर्ष उत्पादक राज्य। तो सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है ये कहाँ होता है guys? तो सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है ये भारत के राजस्थान राज्य में होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान के बाद आता है आपका गुजरात। दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है, गुजरात है। तीसरे नंबर पे कौन सा है guys? तीसरे नंबर पे कर्नाटक है, कर्नाटक। और चौथे नंबर पे है आपका तमिलनाडु, ठीक है। इसके अलावा जो ये शीर्ष उत्पादक राज्य है, अगर आपसे शीर्ष उत्पादक देश पूछ ले तो शीर्ष उत्पादक देश, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत कौन से नंबर पे है सौर ऊर्जा में, तो ये भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको लिखा दे रही हूँ शीर्ष उत्पादक देश। तो शीर्ष उत्पादक देश में पहले नंबर पे जो है ये चीन आता है, ठीक है। चीन आता है। दूसरे नंबर पे आपका आता है यूएसए, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आता है आपका भारत। चौथे नंबर पे आता है जापान। और पांचवें नंबर पे आता है आपका जर्मनी। तो ये टोटल पांच याद रखिएगा। भारत कितने नंबर पे आता है, तो भारत आपके आते हैं थर्ड स्थान पे, ठीक है। इस पॉइंट को आपको नोट करना ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कौन सी परियोजना यूएसए की टेनेसी वैली अथॉरिटी परियोजना के समान है, ठीक है ना। तो टेनेसी वैली अथॉरिटी परियोजना के समान इडुक्की परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना है, भाखड़ा नांगल परियोजना है, या फिर तुलबुल परियोजना है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दामोदर घाटी परियोजना जो है ये टेनेसी वैली अथॉरिटी परियोजना के समान है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये जो परियोजना है ये कौन सी नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये जो परियोजना है ये आपके दामोदर नदी पर स्थित है, दामोदर नदी पर ये परियोजना, इसे दामोदर नदी पर इसे बनाया गया, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है लाभान्वित राज्य, कि इस परियोजना से किस किस राज्य को लाभ होता है। लाभान्वित, लाभान्वित राज्य, ठीक है। तो ये जो दामोदर घाटी परियोजना है ना, इससे सिर्फ दो राज्यों को लाभ होता है। दो राज्य में कौन कौन से राज्य आ जाएंगे, एक तो झारखंड आ जाएगा, ठीक है, झारखंड, झारखंड और पश्चिम बंगाल को, ठीक है। झारखंड और पश्चिम बंगाल को लाभ होता है, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो है आपसे पूछा गया है कि ये जो है आपकी कौन सी ये जो है, तो याद रखिएगा आपको याद रखना है अमेरिका की टेंसी घाटी परियोजना से प्रेरित है, ठीक है ना। अमेरिका के, अमेरिका के टेंसी, टेनेसी, टेंसी घाटी, ठीक है ना। टेंसी घाटी परियोजना से, परियोजना से प्रेरित है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस कि ये जो है इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 7 जुलाई, गाइस याद रखिएगा 7 जुलाई 1948 को, 7 जुलाई 1948 को। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना आपका कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा इडुक्की परियोजना जो है ये आपके केरल में है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है ना, कलर अलग ले लेते हैं, अगर सेम सेम कलर होगा तो दिक्कत होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं गाइस, तो याद रखिएगा भाखड़ा नांगल परियोजना। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये जो है आपका कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों में है, क्योंकि भाखड़ा और नांगल अलग अलग है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको लिखा देती हूँ कि ये कौन सी नदी पर है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये है सतलज नदी पर,
सतलज नदी पर है, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो है आपका भाखड़ा, भाखड़ा कहाँ है गाइस? भाखड़ा, ठीक है। भाखड़ा, और दूसरा आपका कौन सा हो गया? नांगल, नांगल। तो इन दोनों के बारे में देखेंगे। तो भाखड़ा जो है गाइस याद रखिएगा ये हो गया आपका हिमाचल में, हिमाचल में। और नांगल आपका कहाँ है? पंजाब में, ठीक है। इसके बाद केरल जो है, केरल में आपका इडुक्की परियोजना है, तो ये कौन सी नदी पर है गाइस? इससे याद रखिएगा केरल में जो है ये पेरियार नदी पर है, पेरियार, पेरियार नदी पर है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है गाइस कि जो आपका तुलबुल परियोजना है, तुलबुल परियोजना कहाँ है गाइस? तो यहाँ पे मैं रेड कलर ले लेती हूँ, ठीक है, तुलबुल परियोजना। तो याद रखिएगा तुलबुल परियोजना आपका जो है जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर। और याद रखिएगा कौन सी नदी पर है? झेलम नदी पर, झेलम नदी पर, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि उस्ताद आमिर खान किस घराना के संस्थापक हैं? तो उस्ताद आमिर खान जो है ये कौन से घराने के संस्थापक है गाइस? बनारस घराना के, इंदौर घराना के, रामपुर सासवान घराना के, या फिर पटियाला घराना के? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदौर घराना के संस्थापक हैं। वहीं अगर मैं यहाँ पे जो है बनारस घराने के संस्थापक की बात करूं, आप लोग भी माइंड में सोचिए कि बनारस घराने के संस्थापक कौन है, याद आ रहा है आपको? या फिर रामपुर सरसबा घराने के संस्थापक कौन है, ये आपको याद आ रहा है? ठीक है, संस्थापक। उसके बाद पटियाला घराना के संस्थापक सोचिए माइंड में, पटियाला घराना के संस्थापक कौन है? संस्थापक सोचिए। तो चलिए मैं आपको लिखा देती हूँ। बनारस घराना के संस्थापक की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा पंडित राम सहाय, ठीक है। बनारस घराना के संस्थापक कौन है? पंडित राम, राम सहाय, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा रामपुर सरसबा घराने के जो संस्थापक हैं ये है उस्ताद इनायत हुसैन, उस्ताद इनायत हुसैन खान, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पटियाला घराना की, तो पटियाला घराना के संस्थापक है उस्ताद अली बख्श और फतेह अली खान, उस्ताद अली बख्श और फतेह अली खान, फतेह अली खान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले आपको एक पॉइंट और मैं लिखा देती हूँ जो कि बहुत ज्यादा है, इंदौर घराने से याद रखिएगा। आपसे अगर पूछा जाए कि जो है आपके जो है उस्ताद, उस्ताद, उस्ताद सुल्तान खान, सुल्तान, उस्ताद सुल्तान खान जो कि एक कौन है गाइस याद रखिएगा। उस्ताद सुल्तान खान जो है जो कि एक सारंगी वादक है, ठीक है ना, सारंगी वादक। ये कौन से घराने से संबंधित है? तो याद रखिएगा इनका संबंध इंदौर घराने से है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म के कितने महाव्रत बताए? तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म के कितने महाव्रत बताए हैं गाइस? 5, 4, 3 या फिर 6? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 महाव्रत बताए हैं, और 5 महाव्रत जो बताए हैं, 5 महाव्रत, महाव्रत। तो ये 5 महाव्रत कौन कौन से है उसे हम देखेंगे, ठीक है ना। तो पहला जो है वो कौन सा हो गया? पहला हो गया अहिंसा, अहिंसा हो गया, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया सत्य। तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा हो गया अचौर्य, अचौर्य होगा, ठीक है ना, अचौर्य, अचौर्य, ठीक है। इसके अलावा जो है चौथा कौन सा हो गया गाइस? चौथा हो गया आपका अपरिग्रह, अपरिग्रह,
इसके अलावा पांचवा कौन सा हो गया? ब्रह्मचर्य। पांचवा हो गया ब्रह्मचर्य। अहिंसा। अहिंसा जो ये क्या, यानी कि किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना या किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना। जो अहिंसा हो गया, सत्य आपका जो है सच्चाई का पालन करने वाला। औचर्य यानी कि चोरी ना करने वाला। अपरिग्रह मतलब हो गया कि संग्रह की भावना को यानी कि मुक्त करना, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ये ब्रह्मचार्य जो कि आपका जो है एकदम सिंपल जीवन, वो, ठीक है ना। इसके अलावा महावीर स्वामी की अगर हम बात करें तो कैसे याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो है जैन धर्म के कैमे तीर्थकर थे, तो जैन धर्म के 24वें 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। 24वें एवं अंतिम तीर्थकर अंतिम तीर्थकर थे। इसके अलावा अगर हम बात करें महावीर स्वामी के, जो है कैसे देखिएगा, इनका जो है जन्म कब हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था कैसे देखिएगा, इनका जन्म हुआ था 1599 ईसा पूर्व, सॉरी 599 ईसा पूर्व। 599 ईसा पूर्व। और कहाँ हुआ था गाइस? तो वैशाली के जो है निकट कहाँ, कुंडलपुरम में। कुंडल कुंडलपुर में। कुंडलपुर सही से लिख लीजिएगा। कुंडलपुर। कुंडलपुर। उसके बाद पूछा जाता है कि इनके जो है बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम। बचपन का नाम। तो याद रखिएगा महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था गाइस? तो याद रखिएगा इनके बचपन का नाम था वर्धमान। वर्धमान, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि इनका जो है प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह, ठीक है। तो याद रखिएगा इनका प्रतीक चिन्ह था सी। और जो है सी को क्या माना जाता था? सी को माना जाता था कि साहस, शक्ति और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है सी को, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने जो है कितने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी? तो याद रखिएगा इन्होंने जो है 12 वर्षों तक, ठीक है। महावीर स्वामी ने जो है याद रखिएगा 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या की। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो महावीर स्वामी जगह, इन्होंने जो है इनको मोक्ष कब प्राप्त हुआ था ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं बॉक्स बना के लिख देती हूँ, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मोक्ष प्राप्त, ठीक है। तो याद रखिएगा इन्हें मोक्ष कब प्राप्त हुआ था गाइस? तो याद रखिएगा इन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था 1500, सॉरी 527 में। बार बार 1500 ही भुला जा रहा है। 527 ईसा पूर्व। 527 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था? पावापुरी में। पावापुरी में। पावापुरी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो खुराना ने किया था, डी ब्रीज ने किया था, केल्विन ने किया था, या फिर मिलर ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा खुराना ने। इनका पूरा नाम क्या है गाइस? जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये पिक्चर, ये इन्हीं का है। तो इनका पूरा नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इन्होंने क्या किया था गैस, तो याद रखिएगा इन्होंने जो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड मतलब कि जो डीएनए के जो छोटे छोटे घटक होते हैं उनको जो है एक विशेष क्रम में इन्होंने जोड़ करके और क्या किया था, पूरा डीएनए बनाया था। यानी कि ये कृत्रिम तरीके से डीएनए बना। तो इसी को जो है इसी वजह से इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है ना। और पूछा भी जाता है कि ये किस पर आधारित था, तो याद रखिएगा ये ईस्ट के टीआरएनए जीन पर आधारित था, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइड्स 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 याद रखिएगा डीएनए के छोटे छोटे घटक होते हैं, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोटाइड्स को एक विशेष क्रम में जोड़कर
विशेष क्रम में जोड़कर जो है याद रखिएगा क्या किया था, डी पूरा डीएनए बनाया था, ठीक है ना, तो डीएनए बनाया था, डीएनए बनाया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि इन्होंने जो है कब किया था इसको, तो याद रखिएगा 1968 में, ठीक है ना, 1968 में इन्होंने किया था, ठीक है। और याद रखिएगा पूछा जाता है कि ये जो है ये किस पर आधारित था, ये भी ध्यान रखिएगा। ये आधारित किस पर था गाइस, तो ये भी याद रखिएगा, ये आधारित था ईस्ट का जो है, ईस्ट के जो टीआरएनए है ना, टीआरएनए जीन पर आधारित था, ठीक है। तो याद रखिएगा ईस्ट के टीआरएनए जीन पर, ईस्ट के, ठीक है, ईस्ट के होगा, ईस्ट के टीआरएनए जीन पर आधारित था, जीन पर आधारित था, ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है, चिनाब नदी है, सतलज नदी है, व्यास नदी है, या फिर रावी नदी है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है ये चिनाब नदी है। चिनाब नदी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस कि चिनाब नदी की कुल लंबाई कितनी होती है गाइस, तो याद रखिएगा चिनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है, ये है, इसकी कुल लंबाई है 960 किलोमीटर, 960 किलोमीटर, किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है गाइस कि ये जो है चिनाब नदी जो है याद रखिएगा इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, उद्गम। तो याद रखिएगा चिनाब नदी का जो उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा के पास से, हिमाचल, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश के बारालाचा, बारालाचा दर्रा के पास से जो है इसका उद्गम होता है, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो है किस नदियों के संगम से बना हुआ है, तो याद रखिएगा ये चंद्र और भागा नदियों के संगम से, ठीक है। तो किस नदियों के संगम से, चंद्र और भागा नदी के संगम से, भागा नदियों के संगम से, ठीक है, संगम से। इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस कि ये जो है यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि जो चेनाब नदी है गाइस, ये तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ही है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि चेनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजना है, तो जो आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट एक बार आपके एग्जाम में पूछा गया था कि दुलहस्ती परियोजना कौन सी नदी पर है, दुलहस्ती परियोजना। तो याद रखिएगा दुलहस्ती परियोजना जो निर्मित है ये जो है चिनाब नदी पर है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सलाल परियोजना हो गया, सलाल परियोजना ये भी आपके चिनाब नदी पर है, ठीक है, सलाल परियोजना। ये सारे कहाँ है गैस, जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गैस तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंधु नदी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सिंधु नदी के बारे में आपको याद क्या रखना है गैस कि जो सिंधु नदी है इसका जो है उद्गम कहाँ से होता है, सिंधु नदी का उद्गम, तो याद रखिएगा सिंधु नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील के निकट से, मानसरोवर, मानसरोवर झील के निकट से, झील के निकट से, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें गैस क्या देखिएगा सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है गैस, सिंधु नदी की कुल लंबाई, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है सिंधु नदी की कुल लंबाई है 3610 किलोमीटर, 3610 किलोमीटर, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि सिंधु नदी की जो है कुछ सहायक नदियां हैं, तो सिंधु नदी की अगर मैं बात करूँ कि सहायक नदी कौन सी है गैस, तो याद रखिएगा सहायक नदियां, ठीक है ना। तो सिंधु नदी की सहायक नदियों में कौन कौन सी हो जाएगी गाइस, तो याद रखिएगा ये हो गया आपका चिनाब हो गया, झेलम हो गया, रावी हो गया, व्यास हो गया, ये सारे इसी की सहायक नदियां, ठीक है ना, रावी, व्यास, ठीक है ना, सतलज, ये सब इसी की सहायक नदियां, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि किस प्रकार की पर्वत श्रेणी के अंतर्गत हिमालय पर्वत श्रृंखला आता है। तो किस प्रकार की पर्वत श्रेणी के अंतर्गत, ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत, अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत, वलित पर्वत के अंतर्गत, या फिर संचित पर्वत के अंतर्गत। तो गाइस याद रखिएगा वलित पर्वत के अंतर्गत।
तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वलित पर्वत जो है होता क्या है, जिसे हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं, ठीक है। तो वलित पर्वत होता क्या है, बेसिकली हम ये पहले समझते हैं। जब दो टेक्टोनिक प्लेट जो है, जब दो टेक्टोनिक प्लेट जो होती है गाइस, ये दो टेक्टोनिक प्लेट होती है जो आपस में टकराती है, ठीक है ना। तो जब ये आपस में टकराएगी, तो टकराने से क्या होगा, इसके बीच जो है क्या होगी, तलछटी जो चट्टाने होगी, ये जो है दबाव में आ जाएगी, ठीक है। और जब ये दबाव में आएगी तो ये क्या होगी, दबाव में आने के बाद जो है ये मुड़ जाती है। दबाव में आने के बाद जो है ये मुड़ जाती है, और इसी के मुड़ने के बाद जो है एक इसका निर्माण होता है गाइस, पर्वत का निर्माण होता है। इसे ही हम वलित पर्वत कहते हैं। तो ऐसी कौन-कौन सी जो है इसी में जो है हिमालय भी बना हुआ है पर्वत। तो वही पूछ रहा है कि हिमालय जो है ये किस में आता है, वलित पर्वत में आता है। और याद रखिएगा, वलित पर्वत की एक बहुत बड़ी विशेषता भी होती है। क्या होती है कि ये पर्वत जो वलित पर्वत होती है, ये लंबाई में अधिक होगी और चौड़ाई में कम होगी। तो जो भी वलित पर्वत होती है, क्या होती है गाइस, तो याद रखिएगा, वलित पर्वत जो होती है, ये लंबाई में अधिक होगी, ठीक है ना, लंबाई में अधिक होगी, अधिक, और चौड़ाई में कम होती है, और चौड़ाई में कम होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो है वलित पर्वत के, जैसे हिमालय है, वलित पर्वत के उदाहरण तो और कौन कौन से, जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपका जो है आल्पस पर्वत, आल्पस, ठीक है, आल्पस पर्वत, ये आपका कौन सा है, आल्पस पर्वत अभी आपका एक वलित पर्वत है। और ये कहाँ है गाइस, आल्पस पर्वत, तो ये है यूरोप में, यूरोप में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और कौन सा वलित पर्वत हो गया, तो याद रखिएगा एंडीज पर्वत, एंडीज, एंडीज पर्वत। तो एंडीज पर्वत जो है ये कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा, एंडीज पर्वत जो है ये दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है एंडीज पर्वत हो गया, ये भी आपका एक वलित पर्वत है। इसके अलावा आपको याद रखना है रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत भी जो है ये आपका एक वलित पर्वत हो गया, रॉकी पर्वत। और रॉकी पर्वत कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा, रॉकी पर्वत जो है ये आपका जो है ये है उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और कौन सी पर्वत हो गई वलित पर्वत, तो याद रखिएगा जो आपका एक अरावली पर्वत जो है, याद रखिएगा भारत के राजस्थान में है, अरावली, अरावली पर्वत, ये भी आपका एक वलित पर्वत है, ठीक है ना, वलित पर्वत है। ये कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा अरावली पर्वत आपके भारत में। और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन सा है, तो याद रखिएगा अरावली जो है विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत है, विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत, विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत है, वलित पर्वत, ठीक है। और ये भारत के कहाँ है गए, तो याद रखिएगा भारत के राजस्थान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी थ्री का नाम निकोटिनिक अम्ल है, या फिर नियासिन है, या उपयुक्त में दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी थ्री का नाम जो है ये दोनों है, निकोटिनिक अम्ल से भी जानते हैं और नियासिन। अगर ऑप्शन में दोनों हो और आपने एक पढ़ा हो, बहुत लोग सिर्फ नियासिन ही जानते हैं, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, एक प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था विटामिन बी थ्री से, कि प्लेगरा रोग जो है ये कौन सी विटामिन की कमी से होता है। तो याद रखिएगा, अगर जिसके शरीर में विटामिन बी थ्री की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है गाइस, तो याद रखिएगा होता है पेलाग्रा रोग, पेलाग्रा रोग, ठीक है ना। विटामिन बी थ्री की कमी से जब बहुत ज्यादा मतलब गंभीर अवस्था में होता है, यानी बहुत ज्यादा जब कमी हो जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि विटामिन बी थ्री के जो है स्रोत कौन कौन से हैं, स्रोत, तो विटामिन बी थ्री का सबसे बड़ा स्रोत है मूंगफली, मूंगफली, मशरूम, मशरूम, इसके अलावा ब्राउन राइस, ब्राउन राइस, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका जो है और कौन सा हो गया गाइस, चिकन,
ये सब जो है ज्यादा है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि विटामिन बी 3 जो है ये इसका जो है काम क्या है, विटामिन बी 3 क्या क्या करती है हमारे शरीर में, तो याद रखिएगा ये क्या करती है, मस्तिष्क की जो कार्य क्षमता को ये क्या करती है, बेहतर बनाती है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, मस्तिष्क मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बेहतर बनाती है, बेहतर बनाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गैस, तो ये क्या करती है गैस, तो याद रखिएगा ये कोलेस्ट्रॉल को जो है ये क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करती है। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है, ठीक है। इसके अलावा जो याद रखिएगा ये तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र को भी स्वस्थ बनाता है, ठीक है। विटामिन बी 3 क्या करता है गैस, तो याद रखिएगा पाचन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ बनाती है, स्वस्थ बनाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत, या अनुच्छेद 263 के तहत। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 123 के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करते हैं। अनुच्छेद 143 में क्या है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की जो है राष्ट्रपति के पास शक्ति है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये क्या है गाइस, उच्चतम उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय से परामर्श, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति, परामर्श करने की शक्ति परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति, ठीक है ना, राष्ट्रपति को शक्ति होगा, राष्ट्रपति को शक्ति है, राष्ट्रपति को शक्ति किस आर्टिकल के तहत है गाइस, तो याद रखिएगा ये है अनुच्छेद 143 के तहत, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 213 की बात करो, तो अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो किस आर्टिकल के तहत है, तो याद रखिएगा जो है राज्यपाल, राष्ट्रपति का 123 के तहत और राज्यपाल की अध्यादेश, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, करने की शक्ति किस आर्टिकल में गए, तो याद रखिएगा ये है आपका जो है 213 में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 263 की, तो अनुच्छेद 263 में क्या है guys? तो अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है, ठीक है ना। ये किससे संबंधित है, अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अंतर्राज्यीय परिषद किसे कहते हैं, जो इंटर स्टेट काउंसिल होता है, ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइस कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जो जारी करता है 123 के तहत, वो जारी कब करता है गाइस, तो याद रखिएगा जो संसद के दोनों सदन जो है वो सत्र में नहीं होते हैं या फिर नहीं होने की स्थिति में होते हैं, तभी जाकर जो है ये अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि यदि पावर पॉइंट में आप स्लाइड के केवल टेक्स्ट देखना चाहते हैं तो आप इनमें से कौन सा टैब यूज करेंगे। यानी अगर आप पावर पॉइंट पे जो है स्लाइड को केवल टेक्स्ट में देखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो कौन सा टैब यूज करेंगे, तो टास्क पेन यूज करेंगे, थंबनेल करेंगे, आउटलाइन करेंगे, या टूल बार करेंगे। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आउटलाइन करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है आउटलाइन ऑप्शन होता कहाँ पे, ये भी आप समझ लीजिए। तो जैसे कि मान के चलिए आप पावर पॉइंट पे गए, ठीक है, पावर पॉइंट पे जो है ऊपर में आपने देखा होगा फाइल होता है, ठीक है ना, फाइल होता है। इसके अलावा जो है आपका ये होता है इंसर्ट होता है।
तो ये इस तरीके से आप जाएंगे आगे तो आपको एक व्यू टैब मिलेगा, ठीक है ना, व्यू टैब। तो यानी कि व्यू टैब पे आप जब अंदर जाएंगे तो वहां पे आपको एक आउटलाइन व्यू मिलेगा या सीधा आउटलाइन व्यू मिलेगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो जितना भी जो स्लाइड का जो है वो केवल टेक्स्ट में ही आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये है, आप ये इस तरीके से आउटलाइन में देख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो गाइस आज का सेशन मैं यहीं कंप्लीट करती हूँ, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा क्वेश्चन कम ला पाई हूँ, तो इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।